अपने पीसी पर बैठा मैं अगले वीडियो की तैयारी कर रहा था कि तभी अचानक कंगना रनावत का एक सोशल मीडिया पोस्ट ड्रॉप हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ एक फिल्म देख कर आ रही हूँ कॉल कंतारा एंड आई एम स्टिल शेकिंग। व्हाट एन एक्सप्लोसिव एक्सपीरियंस। ऋषभ शेट्टी, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू फॉर दिस फिल्म एंड यूजुअली मैं सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी ये पोस्ट मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि जितना कंगना रनावत को अब तक हम सभी जानते आए हैं, वो दूसरों के काम की कभी तारीफ नहीं करती। फिर ऐसा क्या खास था इस मूवी में? मे बी कंगना का खुद का कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट, या फिर पेड प्रमोशन, या फिर गॉड नोज व्हाट। लेकिन इतना भी मुझे मूवी के बारे में एक्साइटेड करने के लिए काफ़ी था। कंटारा या कांटारा या शायद वेट अ मिनट, कॉन्ट्रा। अब क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ सिर्फ एक पुराना सिनेमा हॉल है जिसमें या तो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलाई जाती हैं या फिर बी ग्रेड मूवीज़, और क्योंकि कंटारा, कांटारा, कॉन्ट्रा या वॉटएवर ये दोनों ही नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट गोंडा में तो इसे देखने का मौका नहीं मिलने वाला था। बट बीइंग अ बिग मूवी लवर, आई वेंट टू माई नियरेस्ट मूवी कॉम्प्लेक्स ओनली 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम जस्ट टू वॉच अ सिंगल मूवी। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। मैं अकेला ही था उस पूरे ऑडिटोरियम में। नाउ आई वॉज रियली हैविंग सेकेंड थाट्स अबाउट दिस मूवी। इतने सारे एफर्ट्स जो लगा दिए थे मैंने इसे देखने के लिए। और फिर ये फिल्म स्टार्ट हुई। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट्स में ही मैं भूल चुका था कि मैंने क्या एफर्ट्स लगाए थे। मैं भूल चुका था कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। मूवी के विजुअल्स, साउंड एडिटिंग, सब के सब इतने ज़्यादा इमर्सिव थे दैट आई वॉज ब्लोन अवे। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 18th सेंचुरी के आसपास एक राजा हुआ करता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, और इसी खुशी की तलाश में राजा घर बार सब छोड़ देता है। सालों साल भटकने के बाद राजा को एक जंगल में किसी देव की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखते ही राजा को शांति मिल जाती है। ये मूर्ति पंजुर्ली देव की थी, जो वाराह रूप में वहाँ के नेटिव ट्राइब के देव थे। अब राजा पंजुर्ली को अपने साथ ले जाना चाहता है। पंजुर्ली उसके साथ इस शर्त पर जाने को तैयार होते हैं कि गांव वाले जो कि राजा की प्रॉपर्टी पर ही रहते थे, राजा उन्हें जंगल का वो हिस्सा सौंप देगा। तब से उस ट्राइब के लोग यही मानते हैं कि पंजुर्ली वाराह रूप में उनकी रक्षा करते हैं, उनकी और उनके लैंड की। राजा के वंशज जब गांव वालों से उनकी ज़मीन छीनने आते हैं तो पंजुर्ली उनको दंड देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है। आज भी जंगल के बीच बसे उस गांव के लोग वैसे ही पंजुर्ली को पूजते हैं जैसे वो 18वीं शताब्दी में पूजा करते थे। वो ज़मीन को अपनी ज़मीन मानते हैं क्योंकि ये ज़मीन उन्हें पंजुर्ली ने दिलवाई थी। वो जात्रा महोत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें गांव का एक पुरोहित पंजुर्ली का रूप धरकर भूत कोला नृत्य करता है। गांव वालों की ये मान्यता है कि भूत कोला के दौरान पुरोहित पंजुर्ली के कंट्रोल में होता है, और उस दौरान पंजुर्ली ही पुरोहित के गले से बोलता है। पुरोहित का स्टेटस इस ट्राइब में बहुत ऊंचा है और इनहेरिटेंस वाला है, मतलब पुरोहित का बेटा पुरोहित के बाद भूत कोला करेगा। हमारी फिल्म का हीरो शिवा भी पुरोहित का ही बेटा है, लेकिन भूत कोला करते हुए उसके पिता के गायब हो जाने के बाद से वो इस ट्रेडिशन से दूर जा चुका है। अपने पिता के गायब हो जाने की वजह से उसने भूत कोला को नहीं अपनाया, इसीलिए उसका चचेरा भाई फिलहाल इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है। आगे जब जंगल के मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तब ट्राइबल सोसाइटी और स्टेट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट निकलकर सामने आता है। असल में आज भी डेवलपमेंट और इकोनॉमी की इस अंधी दौड़ से दूर इसी देश में कुछ कोने ऐसे हैं कि उनके लिए उनकी मान्यताएं, उनकी रीतियां, उनकी परंपराएं और उनके देवों की कीमत इस विकास से बहुत ऊंची है। वो नहीं समझते ये राष्ट्र, ये सरकारें, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये मसले इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि गहराई में उतरने पर वहाँ सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है।
हमारा नायक शिवा, जो अथॉरिटी को ना मानने वाला, नशे का आदी, गुस्से वाला, एग्रेसिव, एक एंटी हीरो जैसा दिखने वाला कैरेक्टर था, इस कॉन्फ्लिक्ट में उभर कर सामने आता है। वो किसी नायक की तरह अपनी साइड पिक करता है और जो शिवा पहले डिस्ट्रॉयर था वो प्रोटेक्टर बन जाता है। शिवा का कैरेक्टर काफ़ी कुछ भगवान शिव के रेफरेंस जैसा लगता है। वो गुस्से वाला है, गांव में इलीगल हथियार बनाने वाले लोहार के साथ बैठकर वीड स्मोक करता है और हाई रहता है। खेतों के बीच उसका एक ट्री हाउस है जिसे वो कैलाश कहता है, और दंत कथाओं के हिसाब से वो भगवान शिव ही थे जिन्होंने पंजुर्ली को कैलाश से बैनिश किया था, ठीक उसी तरह से जैसे हमारा नायक शिवा पंजुर्ली से दूर जा चुका है। फाइनली विलन के साथ आखिरी स्टैंड ऑफ में हमारा नायक कैसे नेचर को और पंजुर्ली को एम्ब्रेस करता है, ये फिल्म इसी का ताना बाना है। फिल्म का क्लाइमैक्स दिल दहला देने वाला है। अंत के 5 मिनट आपको झकझोर कर रख देंगे। ये फिल्म हमें बताती है कि हमारे देश के कोनों में ऐसी कितनी ही दंत कथाएं पड़ी हुई हैं, जिसे मैं कंटारा, कांट्रा या शायद कांटारा समझ रहा था। असल में वो कांतर है। कांतर एक संस्कृत शब्द, मतलब जंगल। उसी दिन सुबह मैंने ब्लैक एडम देखी थी। पूरा हॉल हाउसफुल था और कांतर देखते वक्त पूरे हॉल में मैं अकेला। हालांकि 16 करोड़ की लागत से बनी ये मूवी 210 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है, लेकिन मोस्टली इसकी सारी कमाई कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में ही रही है। नॉर्थ में ऑलमोस्ट हर ओपनिंग में इसे कम दर्शक ही मिले, क्योंकि मेजॉरिटी में बॉलीवुड मीडिया इसे लेकर या तो खामोश रहा या बहाने बनाता रहा। नोबडी इज लैकिंग। आपको क्या मालूम साउथ में कितनी फिल्में नहीं वर्क कर रही हैं। वो हिंदी में 2 काम किए ना, तो तेलुगु में भी 2 ही काम किए। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो, लोगों के पैसे हैं नहीं, लोगों के जेब में पैसे नहीं है खर्चने को। हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहा। ऋषभ शेट्टी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि इस फिल्म की कहानी हमारी ज़मीन से निकली है। ये कहानी हमारी जड़ों की कहानी है। ये वो कहानी है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। पंजुर्ली वास्तव में भगवान विष्णु के वाराह अवतार का ही एक वर्जन है, जिनसे रिलेटेड तमाम फोकलोर्स कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में गाई जाती हैं, और गुलिगा उनके क्षेत्रपाल हैं जो दोषियों को सजा देते हैं। फिल्म के एक एक सीन को ऋषभ शेट्टी ने मास्टरफुली डिज़ाइन किया है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवा फाइनली अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए आगे आता है तो उसे गुलिका पोजेस कर लेते हैं और वो वहां भूत कोला परफॉर्म करता है। सारे गांव वाले श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये सीन इतना पावरफुल था कि इसे देखते हुए मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता था आज तक इस संस्कृति को, इन लोगों को, इनके देवों को, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि पंजुर्ली असल में कैसे हमारे दशावतार वाराह का ही एक रूप हैं। कैसे इन संस्कृतियों को ना समझते हुए भी हम उस डिवोशन को फील कर सकते हैं। कैसे एक दूसरे की भाषा को बिना समझे, एक दूसरे की मान्यताओं को बिना जाने हम एक हैं। भारतीय समाज उस चादर के जैसा है जिसका एक एक सूत ऐसी अनगिनत संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सारे धागे आपस में गुंथकर इस सभ्यता का निर्माण करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने भूत कोला के हर एक मैनरिज्म को इतने विस्तार के साथ पर्दे के सामने रखा है कि आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। और इसके साथ बैकग्राउंड में बजता वाराह रूपम का म्यूजिक। जब हमारे सिनेमा के युग पुरुष अपने वेट लॉस और मसल गेन की जर्नी के वीडियोस की मार्केटिंग कर रहे थे और हम सब सोशल मीडिया पर नज़रें गड़ाए उनके वीडियोस देख रहे थे, उसी दौरान लॉकडाउन में कर्नाटका की गलियों में एक कलाकार कामबाला को मास्टर कर रहा था, सिर्फ एक सीन के लिए। ऋषभ ने खुद इस फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है और लीड का किरदार भी निभाया है। अगर आज भी हमारे समाज में ऐसी फिल्मों के लिए एप्रिसिएशन नहीं है तो हम अपराधी हैं ऋषभ जैसे कलाकारों के। हम इन्हें डिजर्व नहीं करते।